यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि इफ f इज द लोड फैक्टर, इफ f इज द लोड फैक्टर, द लोएस्ट लोड फैक्टर इज गिवन बाय। तो लोएस्ट लोड फैक्टर किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यहाँ पर लोएस्ट लोड फैक्टर दिया जाएगा 0.25 फैक्टर 0.25 f प्लस के 0.75 f स्क्वायर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री। तो किसके लिए यहाँ पर एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड है वो सेटिस्फैक्ट्री है? तो यहाँ पर हम देखें शॉर्ट लाइंस के लिए एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड है वो सेटिस्फैक्ट्री है। 1 VOT यूनिट इज, तो 1 VOT यूनिट क्या होगी? 1 VOT यूनिट इज 1 kWh, 1 VOT इक्वल टू 1 kWh एंड VOT यूनिट इज बोर्ड ऑफ द ट्रेड यूनिट। If the insulation resistance of 2 meter long samples of a cable is 10 मेगा ओम, अगर हम कहें यहाँ पर कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस है किसका? 2 मीटर लॉन्ग सैंपल्स का केबल के अंदर वो 10 मेगा ओम है, देन 8 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ द सेम विल हैव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 मीटर की जगह 8 मीटर कर दें तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चार, जैसे 2 मीटर का 10 मेगा ओम है तो अगर लेंथ हमने बढ़ा दी तो इस हिसाब से कम हो जाएगा, यानी 4 गुना कर दी तो 4 गुना ये कम हो जाएगा, 4 का भाग दे देंगे इसमें तो 2.5 मेगा ओम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? पहला हम देखें लोड फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये गलत है। यूटिलाइजेशन फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर इंटू लोड फैक्टर, ये भी गलत है। तीसरा देखें कैपेसिटी फैक्टर है लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये यहाँ पर सही है। कैपेसिटी फैक्टर अगर हमें निकालना है तो लोड फैक्टर को हम यूटिलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैपेसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। If an insulated cable having core diameter d and the overall diameter d, then the ratio of maximum to minimum dielectric stress is given by। तो यहाँ पर हमें दे रखा है if the insulation cable, if an insulated cable having core diameter d and overall diameter d, तो इंसुलेटेड केबल के अंदर कोर डायमीटर दे रखा है, कोर डायमीटर क्या दे रखा है? डी दे रखा है, और ओवरऑल डायमीटर क्या दे रखा है? कैपिटल डी दे रखा है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस, तो मैक्सिमम टू मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो रेशियो है वो क्या होगा? वो यहाँ पर होगा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, यानी मैक्सिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाई मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो डायरेक्टली 1 डिवाइड बाई डायमीटर के इक्विवेलेंट होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम देखें कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू कोर ऑफ ए 3 कोर केबल, कैपेसिटेंस कोई भी 2 कोर के बीच में 3 कोर केबल के अंदर कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है विद द शीटेड अर्थ इज 3 माइक्रोफेराड, द कैपेसिटेंस पर फेज विल बी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है पर फेज क्या होगी? कैपेसिटेंस पर फेज विल बी 6 माइक्रो फेराड। तो इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 कोर केबल विद द शीटेड अर्थ इज 3 माइक्रो, निकालेंगे इसको तो यह आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड। द स्मॉल पॉकेट ऑफ एयर इन द हाई वोल्टेज केबल प्रोवाइड, स्मॉल पॉकेट ऑफ एयर इन द हाई वोल्टेज केबल प्रोवाइड relative permittivity, electric field, and at these sites, breakdown is likely to be initiated। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि small packet of air in the high voltage cable provide low relative permittivity and high electric field। A small packet of air in the high voltage cable provide low relative permittivity and high electric field, and this site breakdown is likely to be initiated। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द स्मॉल पॉकेट ऑफ एयर इन द हाई वोल्टेज केबल प्रोवाइड लो रिलेटिव परमिटिविटी, लो रिलेटिव परमिटिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज साइट्स
breakdown is likely to be eliminated. नेक्स्ट हम देखें, a consumer is offered the following rate of tariff. A consumer is offered of the following rate of tariff. He has to pay a fixed charge of Rs 1000 per month and running charge is Rs 4.50 per unit consumed. If the consumer run a motor load of 1 kilowatt at 0.85 power factor lagging on the average of 15 hour per day, his annual bill is, तो annual bill हमें यहाँ पर निकालना है, तो annual bill कैसे निकालेंगे? रनिंग चार्ज यहाँ पर दे रखा है 4.5 पर यूनिट, तो 4.5 इंटू यूनिट कितनी आएगी हमारी? 15 आवर, एक साल तक चला रहा है, 365, और 1 किलोवाट के क्या है? मोटर है, तो 1 किलोवाट आ जाएगा यहाँ पर। तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी, टोटल हम निकालेंगे तो रनिंग चार्ज आ जाएगा हमारा 24,637.5। ये तो आ गया रनिंग चार्ज। अब फिक्स्ड चार्ज की बात करें, फिक्स्ड चार्ज क्या होगा हमारा? फिक्स्ड चार्ज लगता है हमारा, जितना भी कंज्यूमर फिक्स्ड चार्ज दे रहा है 1000 पर मंथ दे रहा है, तो 1000 प्लस के इंटू 12 महीने तक देगा तो 12,000 हो जाएगा। 12,000 में 26,637 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36,637.5। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, द कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। द कनेक्टेड लोड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट and the maximum demand is 1.5 किलोवाट। the demand factor of consumer is, तो कंज्यूमर का डिमांड फैक्टर क्या होगा? कंज्यूमर का यहाँ पर डिमांड फैक्टर होगा P मैक्सिमम सम ऑफ कनेक्टेड लोड, सम ऑफ कनेक्टेड लोड। P मैक्सिमम की वैल्यू है यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाई सम ऑफ कनेक्टेड लोड क्या है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75, तो 0.75 आंसर हो जाएगा। Alternator used in the hydel power station has more number of poles in it than used in the thermal power station। तो अल्टरनेटर जो कि हाइडल पावर स्टेशन के अंदर यूज किया जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दी थर्मल पावर स्टेशन। क्यों नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह क्या है? अब पावर जनरेटेड बाई अल्टरनेटर लैस, ये गलत है। स्पीड ऑफ प्राइम मूवर में भी चेंज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। प्राइम मूवर जनरेट बाई द अल्टरनेटर में भी चार्ज अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ इट्स प्राइम मूवर इज लेस, ये सही है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं, तो 120 FYP है, तो पोल नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होंगे यहाँ पर। अल्टरनेटर यूज इन हाइडल पावर स्टेशन है मोर नंबर ऑफ पोल, इसका मतलब स्पीड उसकी लेस होगी। नेक्स्ट हम देखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे और मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन। पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन के बीच में मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या है उनको मिटिगेट करने का? ट्रांसपोज दी पावर लाइन, ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो कैपेसिटी फैक्टर जो होता है, कैपेसिटी फैक्टर होता है लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये हमारा होता है कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट देखें, वाई इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वाई इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज to double of its original value, the same power can be dispatched keeping the line losses। तो हम यहाँ पर ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं बाई इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ट्रांसमिशन वोल्टेज से डबल अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? By increasing the transmission voltage to double its original value, the same power can be dispatched keeping the line losses। तो लाइन लॉसेज को हमें क्या करना होगा यहाँ पर, या लाइन लॉसेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये लाइन लॉसेज है 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि जो लोड होता है पावर होती है वो होती है 1/V²। अगर वोल्टेज को ओरिजिनल को यहाँ पर डबल कर दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा PL1 पहली कंडीशन में, PL2 दूसरी कंडीशन में, V2/V1 का L²। तो ये
टू भी है ऊपर चला जाएगा V2 की वैल्यू, और V1 की वैल्यू V1 ही है, स्क्वायर कर देंगे तो ये आज हो जाएगा 4, यानी PL1 PL2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर PL2 की वैल्यू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। तो PL2 इक्वल टू PL4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/1। तो PL2 इक्वल टू 1/4 PL1 हो जाएगा, यानी कि 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल for heating elements should be selected if the furnace is to be used for heating up to temperature around 1500 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा मटेरियल हम हीटिंग के लिए यूज करेंगे यहाँ पर? तो हीटिंग के लिए अगर 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, कार्बन कंपाउंड हम यूज करेंगे। लोड फैक्टर ऑफ द लोड ड्यूरेशन कर्व ऑन। तो लोड फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? तो ये कर्व दिखाया गया है, इसका लोड फैक्टर हम निकालें तो सबसे पहले तो हमें एवरेज पावर निकालनी होगी, पी एवरेज। तो पी एवरेज क्या होगा? 100 100.4 तक लग रहा है, तो 100 इंटू 0.4 प्लस, देखिए हम 60 है, ये 0.70 तक लग रहा है, यानी कि 60.3 के लिए है ये सिर्फ वाला, क्योंकि 100 के अंदर ये हो गया पूरा कवर, ये वाला सेक्शन अब हमें ये निकालना है। तो 60 इंटू 0.3 हो जाएगा, 60 इंटू 0.3। फिर ये वाला भी कवर हो गया, हमें ये वाला निकालना है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 0.3, 40 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये आ जाएगी 70 मेगावाट। ये क्या आ गई है? एवरेज। और पी मैक्सिमम कितना दे रखा है? 100 मेगावाट। पी मैक्सिमम है 100 मेगावाट। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या? लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? लोड फैक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है एवरेज डिवाइड बाई मैक्सिमम, यानी कि पीएम से हम याद कर सकते हैं, पीएम लोड फैक्टर LAM, इसे याद कर सकते हैं। लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज पावर हमारी 70 है, मैक्सिमम हमारी 100 है, तो ये आ जाएगा 0.7। तो 0.7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द पावर स्टेशन वेयर कॉयल इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो कोल, यानी कोल को हम जो फ्यूल की तरह यूज करते हैं, वो पावर स्टेशन कौन सा होता है? वो होता है हमारा थर्मल पावर स्टेशन। शीट आर यूज इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में शीट यूज की जाती हैं, वो किस लिए यूज की जाती हैं? ये यूज की जाती है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर से केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर शीट है यूज की जाती है। ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन विच इज नॉट ए रिएक्शन टर्बाइन। तो कौन सा यहाँ पर रिएक्शन टर्बाइन नहीं है, जो कि यहाँ पर वाटर टर्बाइन दिखाए गए हैं? तो ये है पेल्टॉन। पेल्टॉन व्हील है यहाँ पर, ये रिएक्शन टर्बाइन नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें, एक कंज्यूमर हैज मैक्सिमम डिमांड और 200 किलोवाट। तो कंज्यूमर के अंदर क्या है? कंज्यूमर हैज मैक्सिमम डिमांड और 200 किलोवाट एट 40% लोड फैक्टर। इफ द टैरिफ इज 100 पर किलोवाट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा पर किलोवाट, फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट। तो ओवरऑल कॉस्ट है यहाँ पर KWH हमें फाइंड करनी है, तो कैसे याद करेंगे? ये 12.45 पैसा के आसपास आएगा ओवरऑल कॉस्ट पर KWH हम फाइंड करेंगे। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इन वोल्टेज की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है, क्या रेंज होती है उसकी? नॉर्मली उसकी रेंज होती है 85 to 95%। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी होती है। द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग। तो डाइवर्सिटी फैक्टर से हम क्या यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं? तो पीक डिमांड है, हम डाइवर्सिटी फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इन द मेन कंसिडरेशन। तो क्या डिजाइन करते हैं तब वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर मेन रहता है। तो उसकी बात करें यहाँ पर, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करते हैं तब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है मेन
फैक्टर कहलाता है। स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन, स्किन इफेक्ट है कहाँ पर एग्जिट करता है, तो स्किन इफेक्ट है एग्जिट ओनली इन एसी ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग पावर के एडवांटेज क्या है। हाई वोल्टेज पर इसके एडवांटेज हैं, पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल, पावर लॉस विल बी लेस, ये इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल, पावर लॉस विल बी लेस, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इम्पीडेंस, और ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर देता है लाइन इम्पीडेंस के अंदर। द टैरिफ मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, तो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए कौन सा टैरिफ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा 2 पार्ट टैरिफ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनके लिए। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज, द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज, डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। द मॉडरेटर यूज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर होता है वो होता है हैवी वाटर, हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन दी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट हम देखें, कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड द मैक्सिमम डिमांड है 1.5, डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है एवरेज पावर डिवाइड बाई सम ऑफ कनेक्टेड लोड, एवरेज पावर है यहाँ पर क्या है, एवरेज पावर 1.5, यह मैक्सिमम डिमांड। तो डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है पी मैक्सिमम डिवाइड बाई सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो इससे आ जाएगा पी मैक्सिमम 1.5 डिवाइड बाई सम ऑफ कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.75, तो 0.75 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज दी स्किन इफेक्ट इज, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो स्किन इफेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके अगर एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो स्किन इफेक्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। फार्मूला ऑफ स्किन इफेक्ट वी कैन गिवन दैट डेल इक्वल टू 1 अंडर रूट पाई म्यू नॉट म्यू आर, पाई म्यू नॉट म्यू आर एफ और रो, ये है हमारा लैम्बडा। तो स्किन इफेक्ट में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भी स्किन इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि डेल की वैल्यू कम हो जाएगी, और डेल की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब स्किन इफेक्ट है वो बढ़ेगा। तो स्किन डेप्थ का ये फार्मूला है, अगर ये कम होगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज, डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, डिमांड है कोई भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता तो इसलिए लेस देन 1 होगी। द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, वो जनरली लैगिंग होता है इंडस्ट्रियल लोड के अंदर पावर फैक्टर। ए लोड पावर फैक्टर इज 0.95 लैगिंग इम्प्लाइज रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ, तो 0.95 लैग कर रहा है कोई भी लोड फैक्टर है, लोड पावर फैक्टर, हमें रिएक्टिव पावर डिमांड है निकालना है, तो रिएक्टिव पावर डिमांड हम निकालेंगे तो ये आएगा 0.33 के वी आर पर के डब्ल्यू एच। अब इसको निकालेंगे कैसे वो हम देखें, इसको निकालने के लिए जैसे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है के वी ए आर, के वी आर डिवाइड बाई के डब्ल्यू, तो के वी आर होता है हमारा V1 साइन फाई और के डब्ल्यू होता है हमारा V1 कॉस फाई, तो V1 से V1 कट गया, साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई क्या हो गया टेन फाई, और कॉस फाई की वैल्यू दे रखी है हमें क्या 0.95, तो उससे हम टेन फाई निकाल सकते हैं कॉस फाई की वैल्यू, क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी 18.19, और इससे हम टेन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 18.19, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10 18.19 का फार्मूला होगा, तो 10 फाई की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो 10 18.19 का फार्मूला आंसर आ जाएगा 0.3286, 3286 मतलब 0.33 आ गया हमारा आंसर। तो रिएक्टिव पावर डिमांड इज गिवन बाई के वी आर डिवाइड बाई के डब्ल्यू, ये होता है 10 फाई के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं इसको।
और ये आ गया हमारा 0.33 kVAR पर किलोवाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज वो 99 kV यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है, इंडिया के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं? एक तो 11 kV का है, 11 के बाद में 33, 33 के बाद में 66, फिर 132, 220, 400 और 765, ये इंडिया में चलते हैं। 99 यहाँ पर नहीं चलता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, ए सोर्स 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम एज शोन इन द फिगर लो। तो ये फिगर में देखा गया है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट यहाँ पर दिखाया गया है। वोल्टेज दिखाया गया 220 साइन 100/t, करंट दिखाया गया 10 साइन 100/t। सिमिलरली फॉर फेज वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है यहाँ पर VVN दे रखा है और IV करंट की वैल्यू दे रखी है फेज वी के लिए। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू लोड। सोर्स से लोड कितनी इंस्टेंटेनियस पावर फ्लो कर रही है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए जैसे कि VAN और IA करंट की वैल्यू दे रखी है हमें, VVN और IV करंट की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब टोटल पावर हम कैसे निकाल सकते हैं? VAN इंटू IA प्लस VV 2200 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कोई ट्रांसमिशन लाइन फॉर फुल्ली ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन। तो फुल्ली ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होगा? स्टैटिक डिवाइस होती है, इसका मतलब x0 की वैल्यू है ग्रेटर देन x1 होती है, यानी कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस आर इक्वल फॉर फुल्ली ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन। और x0 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन x1 हो सकती है, लेकिन x1 की वैल्यू x2 के ज़्यादा बराबर होगी। नेक्स्ट हम देखें, इन ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विथ R, L, G and C are the resistance R, L is inductance, G is shunt conductance and capacitance per unit length respectively. The condition for distribution less transmission is। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेस ट्रांसमिशन के लिए कंडीशन क्या होगी? इसके लिए कंडीशन होगी RC इक्वल टू LG, क्योंकि R/G इक्वल टू LY/G होता है, LYC होता है। कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन टू बी डिस्टोरेशन लेस है वो R/G इक्वल टू LYC होता है। तो दोनों को बजगुणा कर देंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू of complex power flow in the transmission line having the sending end voltage V and the real power losses will be proportional to। तो रियल पावर लॉसेज यहाँ पर क्या होते हैं? रियल पावर जैसे कॉम्प्लेक्स पावर का जो फार्मूला होता है, कॉम्प्लेक्स पावर होती है S इक्वल टू V, ये कॉम्प्लेक्स पावर का फार्मूला है। अब R इज दी, इफ R इज दी रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, अगर I की वैल्यू हम निकालें तो I की वैल्यू क्या हो जाती है? S/V। अगर R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ट्रांसमिशन लाइन, तो रियल पावर लॉस हो जाएंगे I²R, और I² की वैल्यू यहाँ से आई है S/V का स्क्वायर इंटू R, तो ये हो जाएगा S²R/V²। तो OS और R यहाँ पर क्या है? फिक्स है, तो 1/V² यहाँ पर आ जाएगा आंसर। एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन of length of 300 km can be approximate by a lossless line having
प्रोपिगेशन कांस्टेंट बीटा इक्वल टू 0.00127 रेडियन पर किलोमीटर। देन द परसेंटेज रेशियो ऑफ लाइन लेंथ टू वेव लेंथ विल बी गिवन बाई। लाइन लेंथ से वेव लेंथ का जो रेशियो है वो कैसे दिया जाएगा। तो प्रोपिगेशन कांस्टेंट दे रखा है, वेव लेंथ यहाँ पर दे रखी है, लैम्बडा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई डिवाइड बाई वी। ये यहाँ पर लैम्बडा क्या है, वेव लेंथ है, और वी क्या है यहाँ पर प्रोपिगेशन कांस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4947.39 किलोमीटर। ये लैम्बडा की वैल्यू आई है, यानी कि वेव लेंथ की वैल्यू आई है। अब रेडियो रेशियो हमें निकालना है लाइन लेंथ डिवाइड बाई वेव लेंथ। तो 380 डिवाइड बाई 4947 के वाले 4947, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.060। तो यानी 6.06% आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, कंसिडर द बंडल्ड कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 3 आइडेंटिकल सब कंडक्टर consisting of 3 consider a bundled conductor of overhead transmission line considering the 3 identical subconductor placed at the corner of equilateral triangle as shown in the figure। 3 equilateral triangle पर हैं। If we neglect the charge on the other phase conductor and ground, assume that spacing between the subconductor is much larger than their radius, the maximum electric field intensity is experienced at। तो maximum electric field intensity कौन सा यहाँ पर experience करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अलग अलग पॉइंट पर दिखाते हैं, जैसे कि सबसे पहले दिखाते हैं एक्स पॉइंट पर। एक्स पॉइंट पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये पहला पोर्ट और ये तीसरा पोर्ट और ये हमारा दूसरा पोर्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से होगी तीनों फेज के लिए। दूसरी हम बात करें, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी, ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जैसे इस तरीके से बन गया 1 2 3, तो इसमें इस तरीके से ये निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर तीसरे पॉइंट में तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट में इधर भी गए और इस पॉइंट पर इधर भी गए, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरी कंडीशन में E1 E2 E3, E1 E2 E3 फोर पार्ट में सेंटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर पार्ट में। तो इन डायग्राम से हमें पता चलता है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव डायग्राम, और ये डायग्राम से हमें पता चलता है द मिनिमम कैंसिलेशन ऑफ वेक्टर अकर एट द पॉइंट वाई, यानी पॉइंट वाई पर है यहाँ पर, जैसे कि पॉइंट ये तो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये डब्लू है, 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वाई जो है उसमें मिनिमम कैंसिलेशन हो रहा है, वेक्टर आकर एट दी पॉइंट वाई मीन्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वाई। तो वाई के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर, तो क्या आएगा, पॉइंट वाई आ जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरली बेस्ड ऑन, तो लॉन्ग शॉर्ट और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हम यूज करते हैं वो किस चीज़ पर बेस होती है, वो होती है फिजिकल लेंथ ऑफ द लाइन। तो लाइन की फिजिकल लेंथ पर ये शो होती है। बंडल्ड कंडक्टर आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवर ट्रांसमिशन लाइन। तो बंडल्ड कंडक्टर जो यूज किया जाता है हाई वोल्टेज ओवर ट्रांसमिशन लाइन में, वो हम क्यों यूज करते हैं, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए। बाई बाउंडिंग ऑफ कंडक्टर द सेल्फ जीएमडी ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, और सेल्फ जीएमडी अगर कंडक्टर की इंक्रीज हो जाती है, यानी कोरोना लॉस क्या होता है, कोरोना लॉस डायरेक्ट होता है बी माइनस के बी आउटपुट का होल स्क्वायर या थीटा का स्क्वायर।
तो V output is approximately directly proportional to the size of a conductor. Hence the larger the size of a conductor, larger will be the factor of V minus V output square. और larger factor अगर होगा तो it is smaller will be corona loss. तो ये ज़्यादा होगा तो corona loss कम होगा. नेक्स्ट देखें. जैसे a long wire composed of smooth round conductor. A long wire composed of smooth round conductor run above parallel to the ground. Assumed to be a large conductor plane, a high voltage exit between the conductor and the ground. The maximum electric stress occurred. The maximum electric stress वो कहाँ पर होगा? वो होगा यहाँ पर log of 2D is greater than D. नेक्स्ट हम देखें कंसिडर ए लॉन्ग टू वायर लाइन. Consider a long two-wire line composed of solid round conductor. The radius of both conductor is 0.95 cm and the distance between their center is L meter. If this distance is doubled, then the inductance per unit length. अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. तो जैसे कि इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस इक्वल टू चाहे भी समानुपाती लॉग ऑफ या लॉग ऑफ डी डिवाइड बाई आर डैश. यहाँ पर हम कैपेसिटेंस का वोल्टेज भी हम निकल सकते हैं. वीसी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर ऑफ लॉग ऑफ डी बाई आर. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वीसी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि माइनस के लॉग ऑफ आर हो सकता है. तो रेजिस्टेंस ऑलवेज होल्ड एक्स ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पर हमेशा रिलेशनशिप बनेगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के अकॉर्डिंग. तो ये हो जाएगा इंक्रीज बट नॉट डबल. इंक्रीज होगा लेकिन डबल नहीं होगा यहाँ पर. नेक्स्ट हम देखें कोरोना लॉस और मिनिमाइज्ड बैंड. कोरोना लॉस को किसके द्वारा मिनिमाइज किया जाता है? कोरोना लॉस का जैसे वी माइनस बी सी से हमने निकाला है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और बी सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा. तो रिलेशनशिप ऑलवेज होल्ड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड आर बीइंग रेडियस कैन कंक्लूड, यानी आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी. विथ दिस वी कैन कंक्लूड दैट वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. एंड कोरोना लॉस है, यहाँ पर कोरोना लॉस क्या होगा? कोरोना लॉस हो गया 1 बाई वी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. तो करंट डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी 1 बाई आर. तो कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट डेंसिटी के. मेथड ऑफ तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज भी हम अप्लाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो इसका आंसर क्या होगा? शार्प पॉइंट आर प्रोवाइडेड इन दी लाइन हार्डवेयर. नेक्स्ट देखें. लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर गलत है. करंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज रिड्यूज. तो कंडक्टर की करंट डेंसिटी रिड्यूज जाती है अगर कोरोना लॉस को हम मिनिमाइज करते हैं. कब? जब करंट डेंसिटी कंडक्टर की रिड्यूज हो जाए तब हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. 4 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन. ये 15 किलोमीटर शॉर्ट पावर लाइन विल बी मॉडल्ड है. तो 15 किलोमीटर शॉर्ट पावर लाइन विल बी मॉडल्ड है. शॉर्ट पावर लाइन विल बी मॉडल्ड एज लॉन्ग लाइन. तो लेंथ ऑफ लाइन इनकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 50 इंटू फ्रीक्वेंसी 5000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जो कि 10,000 से ज़्यादा है. इसका मतलब क्या होगा? लॉन्ग लाइन होगी. A surge impedance of 400 kilometer long overhead transmission line is 400 ohm. For 200 kilometer length, the same line, the surge impedance will be. तो सर्ज इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर्ज इम्पीडेंस तो यहाँ पर 400 ओम ही रहने वाली है. सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 400 ओम. तो लेंथ से सर्ज इम्पीडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. सर्ज इम्पीडेंस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन. The increase in resistance due to non-uniform distribution
द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज नॉन एज स्किन इफेक्ट. The increase in resistance due to non-uniform distribution of current in a conductor is known as skin effect. नेक्स्ट देखें, जैसे a three-phase overhead transmission line has its conductor horizontally spaced with the spacing between adjacent conductor equal to d. If now the conductor of line are rearranged to form an equal triangle of side equal to the d, then तो यहाँ पर दोबारा से इसको रीअरेंज कर दिया गया है, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें कि हमने सबसे पहले थ्री फेज ओवरलोड ट्रांसमिशन लाइन लिया, कंडक्टर को हॉरिजॉन्टली हमने स्पेस दे दिया, यानी कि दोनों आपस में इंटरफेस ना कर सके। तो एल की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जीएमडी के, जबकि सी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जीएमडी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एवरेज पावर और एवरेज कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज एंड द इंडक्टेंस विल डिक्रीज। इंडक्टेंस डिक्रीज होता है, एवरेज कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देखें द इंडक्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो किसके साथ इंक्रीज करेगा, वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा किसके साथ में, इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर। तो फेज कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग हम इंक्रीज कर देते हैं। इंडक्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, पहले तो ये हाई थर्मल कनेक्टिविटी है, ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी मानी गई है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की। बाकी हाई डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, रिलेटिव पोलरिटी भी हाई होनी चाहिए, हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए या रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज डायग्राम। तो ये फेज का फेज सीक्वेंस क्या होगा, इस पॉइंट पर हम बैठ जाते हैं और क्लॉक वाइज घुमाते हैं, तो आर बी वाई ये इसका फेज सीक्वेंस होगा। इस तरीके से इस पॉइंट के घूमते जाते हैं, जो भी पहले आर आएगा उसके बाद में ये वाली लाइन आएगी, यानी बाई बी और फिर बाई ये वाली लाइन आएगी उनके। तो आर बी वाई हमारा आंसर होगा। द फेज सीक्वेंस ऑफ गिवन फिगर इज आर बी वाई और आर बाई बी और बी आर वाई और बाई बी आर रिप्रेजेंट दी सेम फेज सीक्वेंस ऑफ फिगर। नेक्स्ट हम देखें द रेटेड वोल्टेज ऑफ रेटेड वोल्टेज कैसे दिया जाएगा, रेटेड वोल्टेज यहाँ पर आरएमएस वैल्यू टू लाइन वोल्टेज और उसे रेटेड वोल्टेज बोल सकते हैं। जनरली हम यहाँ पर कहें कि जनरेटर आर स्पेसिफाइड इन थ्री फेज एमवीए, लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड पर फेज रिएक्टेंस इक्विवेलेंट सिस्टर। ट्रांसफार्मर स्पेसिफाइड इन थ्री फेज एमवीए, लाइन टू लाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, पर फेज impedance is one side, and load are specified in three phase megawatt, line to line voltage and power factor. नेक्स्ट देखें the insulation resistance of cable of length 10 km is 1 mega ohm. तो insulation resistance of cable of 10 km is 1 mega ohm. यदि लाइन 10 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर कर दिया जाए तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता रहा है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे पहले। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा आर इंसुलेशन इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2 पाई एल लॉग ऑफ आर डिवाइड बाई आर इंटू आर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर R2 डिवाइड बाई R1 है, वो I1 I2 हो जाएगा। R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू है R2 इक्वल टू 1 मेगा ओम 10 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर 0.1 मेगा ओम वैल्यू आ जाएगी।
The selection of size of conductor for distribution in the distribution system is governed by। तो किसके द्वारा इसका सिलेक्शन किया जा सकता है साइज ऑफ कंडक्टर का? ये हम वीडियो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके द्वारा हम इसकी साइज को कंसीडर कर सकते हैं। बेस लोड पावर प्लांट आर, बेस लोड पावर प्लांट आर पहला है, विंड फर्म है, बेस लोड पावर प्लांट है। और रन ऑफ रिवर प्लांट है, ये भी बेस लोड पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी बेस लोड पावर प्लांट है। ये डीजल वाला यहाँ पर नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगराइज द न्यूक्लियर दे रखा है, रन ऑफ रिवर, पंप स्टोरेज एंड डीजल। बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन से ले सकते हैं? तो बेस लोड पावर प्लांट की बात करें यहाँ पर न्यूक्लियर ले सकता है, पंप स्टोरेज ले सकता है बेस लोड, और डीजल भी यहाँ पर ले सकता है। ये पंप स्टोरेज नहीं लेगा यहाँ पर, ये रन ऑफ रिवर लेगा, न्यूक्लियर, रन ऑफ रिवर एंड डीजल। नेक्स्ट हम देखें, फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड, क्योंकि हम बात करें जैसे ये हमारा है प्लांट कैटेगरी अकॉर्डिंग, इसमें पंप स्टोरेज प्लांट सप्लाई पावर ड्यूरिंग पीक लोड। तो पंप स्टोरेज है, पावर ड्यूरिंग पीक लोड के टाइम पे भी ये देते हैं। एंड नोड बेस लोड प्लांट दो तरह के होते हैं बेस लोड प्लांट, एक लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा होता है कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट हम देखें, द हार्नेसिंग ऑफ लो वेरिएबल वाटर हेड, द suitable hydraulic turbine with the high percentage of reaction and runner adjustable valves is Kaplan. So Kaplan is used for runoff river and pondage station with help of up to 70-meter low head. This type has a axial flow rotor with the variable pitch bleeder. In a thermal power plant, the pressure in the working fluid साइकिल इज डेवलप्ड। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो प्रेशर है वर्किंग फ्लूइड साइकिल का, वो किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? वो यहाँ पर डेवलप किया जाता है फीड वाटर पंप के द्वारा। तो फंक्शन ऑफ कंडेंसर क्या क्या हो सकता है? कंडेंसर का फंक्शन हो सकता है पहला तो टू प्रोवाइड वैक्यूम एट आउटलेट ऑफ स्टीम टरबाइन। दूसरा फंक्शन हो सकता है कंडेंसर का टू कंडेंस द स्टीम एंड पास्ड ऑन द कंडेंस्ड टू बॉयलर फीड। और सुपर हीटर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट saturated steam or wet steam into dry steam used for power generation process। नेक्स्ट हम देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखेंगे पावर सिस्टम डिजाइन एंड लोड डिस्पैच। In the thermal power plant, the feed water coming to the economizer is heated using। तो economizer heated is using flue gases, यहाँ पर होगा economizer is heating using flue gases। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।